हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने जब अपने फ्लूट को अपने पाउच में रखने के लिए अपने पाउच के अंदर अपने हाथ को डाला था ना, वहाँ पे इसको कुछ सख्त और गोल चीज़ का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ सख्त चीज़ है, बहुत ज़्यादा सख्त, और वो एकदम राउंड शेप में थी। तो उसने उसको बाहर निकाल के देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि जैसा वो चीज़ दिख रहा था, जिस तरीके की उसकी आकृति थी, वहाँ पे उसे बताया गया था और उसने पढ़ा भी था किताबों में कि ये टाइगर हिल सील की तरह दिख रहा था। विंग ने बहुत ज़्यादा शॉक्ड एक्शंस के साथ उसको देखा और अचानक से उसको हाथ से फेंक दिया, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या चीज़ उसने पकड़ ली है। क्या उसके साथ कोई मजाक हुआ है या फिर कोई नॉर्मल सी चीज़ आके उसके पाउच में रख दी गई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता, वो ऐसी चीज़ उसके पाउच से निकले, ऐसा तो असंभव है। लेकिन फिर भी वो निकली थी। यहाँ पे जैसे ही विंग ने उस वस्तु को नीचे फेंका था तो उसमें से भी ब्लैक स्मोक निकला था, उसमें से भी काला धुआं निकला था। और विंग उसको पास जाके ऐसे ही छूने की कोशिश करता है तो उसने विंग को एक झटका दे दिया था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा जोर का नहीं था, लेकिन हाँ, विंग महसूस कर पाता है कि अगर मेरे अलावा किसी और ने इसको इस तरीके से छुआ होता तो ऑफकोर्स सी बात है वो कहीं दूर जाके गिरा होता। लेकिन विंग अपने हाथ को ही वो जो वस्तु थी ना, उसकी वजह से विंग का सिर्फ हाथ ही थोड़ा दूर छटका था, लेकिन विंग बिल्कुल वहीं पे था। लेकिन जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, विंग मैजिक जानता है, डिमोनिक कल्टिवेशन भी जानता है। उसकी वजह से वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि इस वक्त ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। विंग ने दोबारा से अपने फ्लूट को निकाला और जैसे ही फ्लूट को बजाना स्टार्ट किया तो उसने हलचल करना स्टार्ट कर दिया और उस ब्लैक स्मोक में बढ़ोतरी होने लगी और यहाँ पे ब्लैक स्मोक और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। विंग ने जल्दी से अपने फ्लूट को वापस से अपने पाउच में रख लिया और कुछ स्पेल्स का इस्तेमाल करके उस वस्तु को भी यहाँ पे शांत कर दिया था। और अब विंग पूरी तरीके से श्योर था कि ये वस्तु कुछ और नहीं, टाइगर इंसील है। लेकिन वो अभी भी शॉक्ड था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया, उसके पाउच में टाइगर इंसील कैसे आ सकती है। विंग ने उस टाइगर इंसील को दोबारा से अपने पाउच में रख दिया और दोबारा से अपनी चैनचिक को बाहर निकाल के देखा तो वो बहुत ब्लैक थी। जितनी ब्लैक वो पहले कभी उसने देखी नहीं, उतनी ब्लैक थी, एकदम डार्क ब्लैक। विंग अब धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगा था। उसे डाउट होने लगा था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरी चैनचिंग में भी यिन लोहे का कोई अंश आ चुका है, या फिर मेरी चैनचिंग पूरी की पूरी यिन लोहे की बन चुकी है। यहाँ पे इस बात को चेक करने के लिए उसने फिर से अपने मन में सोचा कि क्यों ना कोई लैन स्टूडेंट को ये सब कुछ जैसा एक्सपेरिमेंट लैन वांग जी के साथ हुआ किया, वैसा किसी और के साथ किया जाए तो शायद ये पुष्टि की जा सकती है कि इसमें यिन लोहा है या नहीं। लेकिन जैसे कि विंग कभी भी नहीं चाहता था एक निर्दोष व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। लेकिन उसकी नज़रें फिर से लैन वांग जी की तरफ जाती हैं, जो कि इस वक्त बहुत बुरी तरीके से बेहोश पड़ा था या फिर बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। विंग को एक चीज़ तो श्योर थी कि लैन वांग जी का जो रिसेंटफुल जो एनर्जी उसके ऊपर हावी हुई थी ना, उसके फॉरेस्ट ड्रिवन को बात देने के बाद से वो काफ़ी कम हुई है। लेकिन क्या अगर एक बार और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वो काबू में आ पाएगा? क्या उसका वो ताबीज़ भी उसको काबू में लेके आ पाएगा या नहीं? लेकिन विंग जानना ज़रूर चाहता था कि आखिरकार सच में जो वो सोच रहा है कि वो सही है या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और डाउट विंग के अंदर था कि जैसे कि पहले ही बोल दिया गया है कि यिन लोहे के सिर्फ 4 टुकड़े थे, यहाँ पे 3 उन्होंने पहले ही नष्ट कर दिए हैं और चौथा जो कि वेंचाओ के पास है। तो क्या ये 5वां टुकड़ा है? क्या यिन लोहे के 4 से ज़्यादा टुकड़े थे? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि यिन लोहे के 4, 5 या 5 से भी ज़्यादा टुकड़े थे? लेकिन फिलहाल तो विंग के लिए यही ज़रूरी था कि वो इस बात की पुष्टि करे कि वो यिन लोहा है या नहीं। उसने लैन वांग जी के करीब जाते हुए उसके फॉरहेड रिबन को हटाया और उसके बॉडी से उस
चैनचिंग को थोड़ा सा प्रेस किया ही था कि लैन वांगजी झटके से अपने आंखों को खोल के उस बेड में बहुत स्ट्रेटली बैठ चुका था और अभी फिर से उसकी आंखों में एक डार्कनेस आ चुकी थी, इतनी डार्कनेस कि विंग खुद उस चीज़ को देख के डर चुका था। विंग ने जल्दी से उस चैनचिंग को उससे हटाया और दूर फेंका। दूर फेंकते ही फिर से उसमें से ब्लैक स्मोक आने लगा था। इसके साथ एक चीज़ तो विंग समझ चुका था कि जो वो सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। चैनचिंग में यिन लोहा है, लेकिन ये कैसे है, ये भी सोचने का अभी टाइम नहीं था। उसने फिर से अपने तालिस्मान से लैन वांगजी को कंट्रोल करने का सोचा। लैन वांगजी के फॉरेड रिबन को दोबारा से उसके ऊपर बांध दिया और कुछ स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको फिर से सुला दिया। लेकिन ये जो दोबारा लैन वांगजी के ऊपर मतलब इस चीज़ का प्रयोग किया गया है, क्या लैन वांगजी के ऊपर इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ जाएगा ना, ये सोचते हुए भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा था। उसने अपने चैनचिंग के करीब जाते हुए उसको फिर से अपने पाउच में रख लिया और उस पाउच में उसने एक ऐसा कवच लगाया जिसके चलते कोई भी प्योर सोल वाला अगर उस पाउच को टच करे ना, उसको कोई असर ना हो। और रही बात विंग की, वो पहले से ही बहुत कुछ जानता है, इसलिए उसके ऊपर तो असर नहीं होगा। विंग ने लैन वांगजी के करीब बढ़ते हुए उसको देखा तो वो अभी भी अपनी नींद में स्ट्रगल कर रहा था। उसके आईब्रोज मूव हो रहे थे और उसके फॉरहेड पे भी लाइंस पड़ रही थी, जिससे देख के लग रहा था कि शायद वो अपने आप में ही एक अलग ही लड़ाई कर रहा था, एक अलग ही फाइटिंग कर रहा था अपने अंदर ही। लेकिन इस वक्त विंग के पास कुछ भी नहीं था जिससे वो उसको शांत कर सके सिवाय म्यूज़िक के। लेकिन अभी अभी उसकी चैनचिंग ने भी उसको इतना बड़ा धोखा दिया है तो वो इसको भी प्ले नहीं कर सकता। जिधर को कभी भी मतलब बुलाने का तरीका लैन वांगजी ने विंग को नहीं समझाया, तो उसे नहीं पता था कि कैसे उसकी गुचिन को बुलाना है और कैसे उसको प्ले करना है। प्ले करना तो एक पल के लिए शायद विंग को आ भी जाए, लेकिन उसको बुलाना कैसे है ये विंग नहीं जानता था, क्योंकि वो उसके पाउच के अंदर थी। लैन वांगजी के पाउच के अंदर थी और लैन वांगजी का पाउच खोलना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन विंग को याद आता है कि ठीक है, उसके पास उसकी चेंजिंग ना सही, लेकिन एक नॉर्मल फ्लूट से भी तो वो म्यूजिक प्ले कर सकता है। इसलिए उसने जल्दी से अपने कदमों को लाइब्रेरी की तरफ बढ़ाया, वहाँ से एक नॉर्मल सी फ्लूट पकड़ी और वो फिर से अपने कमरे में आ चुका था। और यहाँ पे आके उसने वही एक कामिंग सी धुन जो कि लैन वांगजी ने तब विंग के लिए बजाई थी जब विंग अपनी नींद में था। लगभग 1 घंटे कंटिन्यू प्ले करने के बाद विंग ने जब लैन वांगजी की तरफ देखा तो उसके फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये एक कामिंग सी स्लीप में जा चुका है, इस वक्त बहुत शांत तरीके से सो रहा है। इसलिए विंग ने अपने उस फ्लूट को जो अभी अभी उसने लाइब्रेरी से उठाई थी उसको वहीं टेबल पे रख दिया और फिर खुद जाके दूसरी साइड बैठ के वो भी लेट गया, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। अब उसे भी नींद आने लगी थी और वैसे भी आज का दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांगजी उठ चुका था और लैन वांगजी एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसने अपने साइड में विंग को देखा जो कि फेस से ही लग रहा था कि काफ़ी डल था, यानी कि कल का उसका दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला था। लैन वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए उसके शोल्डर पे हाथ लगाते हुए उसको हल्का सा हिलाया, जिसकी वजह से विंग उठ चुका था। उठते ही उसने अपने साइड में देखा तो लैन वांगजी एकदम नॉर्मल कंडीशन में था और ये देखते हुए विंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ। विंग ने बिना देरी के ही लैन वांगजी को एक टाइट सा हक दिया और उसके बाद बोला, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, मुझे लगा था कि कहीं तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही असर ना हो चुका हो। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग के अराउंड ऑफ अपने हाथों को रैप करते हुए उसको बैकअप करते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है विंग, मैं ठीक हूँ। विंग को अपने से थोड़ा दूर करते हुए लैन वांगजी उससे पूछता है, और हाँ, तुम दोनों ने तुमने और अंकल ने उसको काबू में तो कर लिया था ना, तुमने उसे बंदी तो बना लिया ना। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी ने विंग से क्वेश्चन पूछा और वो डायरेक्टली वैन चाओ के लिए पूछ रहा था, क्योंकि वैन चाओ के पास अगर यिन लोहा है तो उसको बंदी बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और उस यिन लोहे को अपने कब्जे में लेना भी ज़रूरी है। यहाँ पे जब लैन वांगजी का क्वेश्चन विंग ने सुना तो वो एकदम सैड फेस के साथ लैन वांगजी की तरफ देखता है और उसके बाद अपनी नज़र को झुका लेता है। तो लैन वांगजी उससे पूछता है, क्या हुआ था विंग, बताओ मुझे। तो यहाँ पे विंग उसको बताता है कि उसने टेलीपोर्ट तालिस्मान का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो तुरंत वहाँ से निकल गया और हम सभी लोग बस तुम्हें यहाँ पे संभालते रह चुके थे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुके थे। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या हमारी मेहनत बेकार गई। तो यहाँ पे विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं, हमारी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं गई,
हमने बस पता लगाना था कि क्या उसके पास यीन लोहा है या नहीं। अगर हम अब जान चुके हैं तो हम ये भी जल्दी ही जान जाएंगे कि उससे कैसे बचना है और उस यीन लोहे को अपने काबू में कैसे लाना है। तुम चिंता मत करो, लेकिन उससे पहले हमें मीटिंग के लिए चलना होगा, क्योंकि इस वक्त सभी को ये बताना ज़रूरी है कि वेंसेक्ट के पास वो चौथा टुकड़ा आ चुका है, जिसकी वजह से वो पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में तबाही मचा सकता है। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही अपने मॉर्निंग रूटीन्स करके लगभग 9 बजे के अराउंड ऑफ अपने मीटिंग हॉल में जा चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद अपने एल्डर से बात कर लेने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग सारे सेक्ट में नोटिस दे देंगे, लेटर्स दे देंगे कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है और बहुत जल्दी ही यहाँ पे आके मिले। यहाँ पे तुरंत जितनी जल्दी हो सकते थी अपने स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, स्पेशल मैजिक्स का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों ने, जितने भी सेक्ट थे उन सभी को जल्दी से जल्दी लैंड सेक्ट में पहुंचने का आदेश दे दिया था। ऑलमोस्ट इवनिंग तक सभी के पास वो लेटर भी पहुंच चुका था और सभी लोग गुप्त तरीके से लैंड सेक्ट पहुंचने का तय भी कर चुके थे। लेकिन इतने सारे लोग एक साथ लैंड सेक्ट आए और ये चीज़ गुप्त रह जाए, ये तो नहीं हो सकता। और सभी के पास लेटर्स गए हैं तो ये भी वहाँ पे बात गुप्त नहीं रह चुकी थी। यहाँ पे वेंस के खिलाफ सभी लोग अपनी रणनीति बना रहे थे, तो वहीं पे वेंस थे जो सभी के अगेंस्ट अपनी रणनीति बना रहे थे। वैन चाओ, वैन शू और उन दोनों के पिता यानी कि वैन रोहान यहाँ पे अपने दोनों ही बेटों को गाइड करते हुए ये बोलता है कि अब उनके पास यीन लोहा है तो उसका सही से इस्तेमाल करना होगा, अच्छे से उसकी ताकत सबको दिखानी होगी। जो भी सेक्ट उनके साथ आना चाहे उन्हें उनके साथ ले लो और जो ना आना चाहे उन्हें तबाह कर दो। ये आदेश उसने अपने बेटों को दे दिया था और बेटों ने भी इस आदेश को बहुत अच्छे से स्वीकार किया। 2 दिन के बाद लैंड सेक्ट में भी एक मीटिंग हुई जहाँ पे उन्हें ये बताया गया कि वेंस के पास एक आखिरी टुकड़ा जो कि यीन लोहे का है वो आ चुका है और वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कि उसकी वजह से वो अब कल्टिवेशन वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तबाही लेके आने वाले हैं। इसलिए हर किसी को सचेत रहना होगा और हर किसी को हमारे साथ आकर उनके अगेंस्ट लड़ना होगा। यहाँ पे हर कोई तैयार भी था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वहाँ से जाने के बाद उनके लिए कुछ और ही चीज़ें यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। सभी क्लैन के लीडर्स जब अपने क्लैन वापस लौटे थे तो तब वहाँ उन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पे वेंस के सैनिक खड़े थे और एक लेटर के साथ थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर वो उन लोगों के साथ आते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना वो लोग अपनी तबाही को न्योता दे रहे हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी निकली, क्योंकि जब यहाँ पे उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया गया तो उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किए तो उनको उसी वक्त ऑलमोस्ट तबाह कर दिया गया था। लेकिन हाँ, जो ताकतवर कबीले थे, शक्तिशाली कबीले थे या बड़े कबीले थे, उन पर शायद उनका ज़्यादा जोर नहीं चल पाया, क्योंकि अभी जो उनके ऊपर हमला हुआ था वो काफ़ी कम सैनिकों के पास साथ हुआ था और साथ ही साथ उसमें कोई भी यीन लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो उनका जो सामना था ना वो लोग तो कर पाए, लेकिन जो लोग शक्तिहीन कबीले थे वो लोग उनका सामना नहीं कर पाए, जिसके चलते ऑलमोस्ट 2 या 3 कबीले पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। लेकिन हाँ, ये खबर चारों तरफ बहुत जल्दी ही फैल भी चुकी थी। यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं विश्वास था कि उन्होंने जो गुप्त मीटिंग रखी थी वो गुप्त नहीं थी, वो वेंस को पहले ही पता चल चुकी थी। मतलब वेंस उनके हर एक कदम को लेके पहले से ही हर एक चीज़ जानते थे। इसलिए अब हर एक कबीले को अपनी सुरक्षा खुद से ही करनी होगी, और अगर नहीं कर पाए तो वो तबाह हो जाएंगे या फिर वो वेंस के साथ चले जाएंगे, जिसके चलते हो सकता है कि अराजकता कुछ ज़्यादा ही फैल जाए। वेंस ने काफ़ी हद तक जीत भी हासिल कर ली थी। अब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ बड़े कबीले ही थे जो कि उनका फिलहाल साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन हाँ, वो ये भी जानते थे कि बड़े सेक्ट में भी लोग बहुत ज़्यादा लालची हैं। अगर उन्हें लालच दिया जाए, उन्हें सत्ता का लालच दिया जाए, उन्हें ये कहा जाए कि सारी दुनिया पे राज किया जा सकता है, तो वो उनके साथ आएंगे। इस बात पे उन्हें पूरा भरोसा था। लेकिन उनके सामने इस वक्त अगर सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था तो वो था लैंड सेक्ट और जियांग सेक्ट,
क्योंकि डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली जियांग्स में भी अभी लैन सिचेन की ही बातों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। उनके ही राजनीतिक जो मशवरे थे ना, उनको ज़्यादा माना जा रहा था, क्योंकि इस वक्त जैन चैंग 6 मंथ प्रेग्नेंट है। उसको राजकीय चीज़ों से दूर रखा गया था ताकि वो एक टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करे और बस उसी पे ध्यान दे, ताकि बेबी और बेबी को जन्म देने वाला दोनों ही बहुत हेल्दी हो। इस वक्त लैन सिचेन ने भी काफ़ी हद तक जियांग्स की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन हाँ, अभी वो ऐसा कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और अपने उत्तरदायित्वों को इस वक्त अच्छे से नहीं निभा सकता। इसलिए उसकी जिम्मेदारियों को फिलहाल लैन सिचेन ने अपने अंदर अपने ऊपर लिया हुआ था। इसलिए इनडायरेक्टली देखें तो जियांग्स में भी इस वक्त लेंस की ही चल रही थी। और अगर लेंस की बात की जाए, यानी कि लैन जो हैं वो अपने उसूलों के पक्के हैं। उन्हें सत्ता का लालच कभी नहीं आया, उन्हें कभी भी किसी और पे राज नहीं करना था, उन्हें बस शांति चाहिए थी। इसलिए इन 2 सेक्टों में तो वो अपने इस पैतरे को नहीं आजमा सकते। अगर उन्हें यहाँ पे अपना हुक्म चलाना है तो उन्हें इन सेक्ट को तोड़ना होगा, यानी कि ऐसा कुछ करना होगा जिसके चलते वो पूरी तरीके से अपना इनके ऊपर दावा ठोक दे। इसलिए उन्होंने कुछ सोचा तो था। सभी बड़ी कबीले अपने साथ साथ बाकी छोटे कबीलों को भी सुरक्षा दे रहे थे, ताकि कोई भी अब वेंस के साथ ना जाए। लेकिन वेंस अपना काम धीरे धीरे कर रहे थे। वो बड़े कबीलों पे भी अपना नोटिस दे रहे थे, अपने लेटर्स दे रहे थे, अपने सैनिकों को भेज रहे थे। लेकिन फिलहाल के लिए वो मुँह की ही खा रहे थे। लेकिन आज जैन सेक्ट में आए हुए एक लेटर ने लैन सिचेन को बहुत बुरी तरीके से मुसीबत में डाल दिया था, क्योंकि सुबह सुबह उसे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि वो लैन सेक्ट में बहुत जल्दी ही वेंस का अटैक होने वाला है, और वो पूरी तरीके से होने वाला है। यानी कि वेंस के पूरे सैनिक और पूरे कल्टिवेटर जितने भी उस सेक्ट में हैं, वो पूरी तरीके से लेंस पे हमला करने वाले हैं। और इस वक्त जियांग्स की ना सही, एटलीस्ट लैन सिचेन की तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए लैन सिचेन को जल्दी से जल्दी लैन सेक्ट आना होगा। ये सुनते ही लैन सिचेन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे उसका हस्बैंड ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। यहाँ पे उसको सुरक्षा भी देनी है और अपने पूरी फैमिली को भी सुरक्षित रखना है। यहाँ पे अगर उसको अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी निभानी है तो वहाँ पे अपने फैमिली की जिम्मेदारी भी निभानी है। जैन चैंग ने लैन सिचेन को जाने से मना कर दिया था, क्योंकि इस वक्त वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता था। और साथ ही साथ उसको अपने अंदर से ही ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि ये सारी चीज़ें ना कुछ अच्छा होने का संकेत नहीं दे रही हैं, बहुत कुछ होगा जो कि बुरा होगा। लेकिन लैन सिचेन फिर भी जैन चैंग को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या लैन सिचेन की बात जैन चैंग समझ पाएगा, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में। आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।